खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी का स्पेशल प्लान, संघ भी हुआ काफी एक्टिव। ग्राउंड जीरो पर रहेगी मंत्री, विधायक और सांसदों की फौज। एनडीए से बाहर हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा खेल, बैठक के लिए नहीं मिला निमंत्रण। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, अब तक 146 उम्मीदवारों का नाम जारी। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश ने सेट किया टारगेट, गठबंधन के नेताओं को दे दिया बड़ा टास्क, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हुआ बड़ा प्लान। एनडीए नेताओं की बैठक के बीच सीएम आवास के बाहर पुतला दहन, पुलिस ने युवक को पकड़ा, अफरा तफरी का माहौल। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी, यूएई से आया थ्रेट कॉल, लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताना पड़ा भारी। आरजेडी में शामिल हुए शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा ओसामा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिलाई सदस्यता, विधानसभा को लेकर तैयारियां जारी। राजस्थान सांसद के बिगड़े बोल, सम्राट और सिन्हा को लेकर दिया विवादित बयान, रावण से कर दी तुलना। दरभंगा एयरपोर्ट से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संभव, रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रदान की स्वीकृति, काफी समय से नीतीश कुमार कर रहे थे कोशिश। दिवाली पर बारिश का खतरा, 2 नवंबर तक मंडराते रहेंगे बादल, मौसम का बदलेगा मिजाज। अब खबरें विस्तार में। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी 9 क्लस्टर के हिसाब से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। इन 9 क्लस्टर में 2 से 3 मंत्रियों के साथ 1 से 2 बीजेपी पदाधिकारियों की टीम लगाई गई है। सरकार के प्रभारी मंत्रियों को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एक बूथ की जातीय गणित की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को सौंप दी गई है। बता दें कि यूपी बीजेपी के अलग अलग मोर्चों को जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र में तैनात किया गया है। मतदान के लिए प्रेरित करने वाले जातियों के क्षेत्रीय नेताओं को भी लगाया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाली विधानसभा सीट पर लगाया गया है। इसके अलावा सीएम योगी की हर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली होगी। वहीं मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को काम पर लगाया जाएगा। बिहार की सियासत 7वें आसमान पर है। सीएम नीतीश ने आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक बुलाई। बैठक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में तमाम घटक दल को शामिल होना था। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, हम, लोजपा रामविलास, रालोमो के नेता तो शामिल हुए, लेकिन बैठक में एनडीए में शामिल नेता लोजपा यानी कि पशुपति पारस की पार्टी को नहीं बुलाया गया। पशुपति पारस को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं मिला। ऐसे में सियासी बयानबाजियां एक बार फिर शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक बड़ा झटका लगा है, ऐसी बातें चल रही है, क्योंकि उन्हें एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया। बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक, सांसद और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी। एनडीए के सभी घटक दल, जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद और नेता बैठक में शामिल हुए, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस तरह बीजेपी ने अब तक कुल 146 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसने पहली लिस्ट में 99 और दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसके अलावा नांदेड़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने संतुक मारुत राव हम्बर्डे को अपना प्रत्याशी बनाया है। महायुति गठबंधन ने अब तक 288 सीटों में से 260 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 28 सीटों पर अभी प्रत्याशी उतारे जाने बाकी है। बता दें कि महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। बीजेपी के 146 उम्मीदवारों के अलावा शिवसेना ने अब तक 65 और एनसीपी ने 49 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। सीएम आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बड़ी बैठक में गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया कि एनडीए 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अपना चेहरा बनाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में 220 से अधिक सीटों पर जीत का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
आपको बता दें कि बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि एनडीए अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। आने वाले चुनाव में 2010 वाले चुनाव से अधिक सीटों पर जीत तय करने का लक्ष्य भी बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए की बैठक से बड़ी खबर सामने आई, जहां सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हो रहे एनडीए की बैठक के बीच एक युवक ने बड़ा ही आत्मघाती कदम उठाया। इस युवक ने सीएम आवास के सामने ही खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद सीएम सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद मौके पर काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक चल रही थी। ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच अचानक से एक युवक आता है और वह पुलिस बल के बीच सीएम आवास के गेट पर पहुंच जाता है और खुद पर पेट्रोल छिड़क लेता है। इतना ही नहीं, उसके हाथ में पुतला भी रहता है। बड़ी खबर बिहार के सियासत से सामने निकल कर आ रही है, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने यूएई से धमकी भरा फोन किया। पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में काफी हड़कंप मच गया है। पप्पू यादव ने पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था और 24 घंटे में पूरे गैंग को खत्म करने का दावा भी किया था। दरअसल मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले बाबा सिद्दीकी की पिछले दिनों मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस हत्याकांड को लेकर राजनीति भी खूब हुई। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा तक कह दिया था और कहा था कि अगर उन्हें खुली छूट मिल जाए तो 24 घंटे के भीतर पूरी गैंग को खत्म कर देंगे, जिसके बाद अब उन्हें ही धमकी मिलनी शुरू हो गई है। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रहे सिवान के पूर्व सांसद और दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार आखिरकार लालू प्रसाद की शरण में पहुंच गया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा पूरे लाओ लश्कर के साथ रविवार को राबड़ी आवास पहुंचे और आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने दोनों मां बेटा को पार्टी का पट्टा पहनाकर राजद की सदस्यता दिलाई। दरअसल सिवान के पूर्व सांसद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार लालू प्रसाद और आरजेडी से लंबे समय से नाराज चल रहा था। शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही उनकी पत्नी हिना शहाब यह आरोप लगाती रही कि जिस आरजेडी के लिए उनके पति शहाबुद्दीन ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका निधन होते ही पार्टी ने उनके परिवार को दरकिनार कर दिया। हाल ही में वे संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हिना शहाब आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ मैदान में भी उतरी थी। हालांकि दोनों ही कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी नेता और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बिहार के दोनों मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सुधाकर सिंह ने इनकी तुलना रावण अवतार से की है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के दशहरा प्रकरण को याद करते हुए दोनों उप मुख्यमंत्री को इशारों ही इशारों में रावण करार दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने रावण वध के दिन धनुष तीर क्यों फेंक दिया, क्योंकि वो जानते थे कि असली रावण उनके दोनों तरफ खड़े हैं। सुधाकर सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि रावण के नकली पुतले को मारने से काम नहीं चलेगा। उनके अगल बगल जो बीजेपी के रावण खड़े हैं, पहले उनको मारना जरूरी है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन को लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसके रनवे की लंबाई 12,000 फीट तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस विस्तार के लिए एएआई ने बिहार सरकार से 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की भी मांग की। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अनुसार राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरा करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबे समय से यह इच्छा रही है कि यहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ कार्गो सेवाएं भी शुरू की जाएं। दिसंबर 2020 में नीतीश कुमार ने तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। दीपावली नजदीक है, ऐसे में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। वातावरण में हल्की ठंडक दस्तक दे चुकी है। ग्रामीण इलाकों में कुहासा और शहरी इलाकों में धुंध देखने को मिल रही है।
इसके अलावा आसमान में बादलों का डेरा भी लगा हुआ है, जिससे दीपावली के मौके पर भी बारिश का माहौल बना रहेगा। बता दें कि आसमान में मंडराते बादल किसानों की चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार के सभी जिलों में घने बादल, जबकि उत्तरी बिहार में हल्के बादल दिखाई देने की आशंका है। इस वजह से पूरे बिहार में हल्की बारिश होने की भी संभावना बनी रहेगी। तो आज की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।